Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। कल का जो हमारा सेशन था, मैंने एक्चुअली पहले बोला था कि वेडनेसडे को करूंगी, पर कुछ लोगों से मुझे काफी डांट पड़ गई, इंक्लूडिंग माय सन, कि इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बंद क्यों किया। सो मैंने नायक जी से रिक्वेस्ट किया कि नायक जी, कैन वी प्रीपोन इट टू मंडे, एंड ही हैज वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड। नहीं तो मेरे को फिर से डांट पड़ना था। तो आई थिंक द श्रोता बहुत खुश होंगे। And Naik ji, I have to tell you one thing. I used to work in a school in Dehradun, and my principal watches my videos. Indian public school, she watches the videos, and she also wrote, why did you stop? I'm waiting for the second part. So everyone is waiting. And honestly, even my son said the same thing. I told you the same thing. The way you explain is superb. A true teacher. Thank you so much. A true teacher. So let us Thank you so continue. much. कल हम लोगों ने Yeah. वहां पे आप वो बोल रहे थे कि जो यूरोपियन स्टेट्स है, रशिया के जो टूटे हुए, वो लोग सारे के सारे मिनरल्स के भंडार हैं। तो आज प्लीज आप Okay. मैं कल- मतलब क्या क्वेश्चन पूछूं आपको, मुझे तो वो भी नहीं लगता। नहीं वो बड़ी बात कल हम लोग ने जो बात हम लोग कर रहे थे कि स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद, मतलब स्विफ्ट सिस्टम के अंडर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से अब रशियन इकोनॉमी पे शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा था कि ये असर सिर्फ शॉर्ट टर्म रहेगा, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, बट एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेटबैक टू यूएस इन कमिंग ईयर। सो मैंने इसलिए कहा था कि सैंक्शंस की वजह से कल जो हमने बात की थी कि स्विफ्ट सिस्टम के अंडर कैसे पैसे की ट्रांसफर होती है, मतलब किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू क्रेडिट डेबिट वगैरह सब एडजस्ट होता है। तो अब उस सिस्टम से आपने रशिया को निकाल दिया है, लेकिन क्या रशिया ये इतना आइसोलेटेड कंट्री है? तो मैंने कहा था रशिया को जो राइट नाउ जो पैसिव सपोर्ट जो बाकी कंट्रीज से मिला है वो एक ट्रस्ट, एक नोटेबल बात है। बिकॉज अभी राइट नाउ ये सैंक्शंस में किसने पार्टिसिपेट किया है? यूएस, यूके, कनाडा एंड अदर नेटो कंट्री। अब इन नेटो कंट्रीज में भी कितने लोग रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है? स्पेशली अगर ईयू की बात करेंगे तो 70% ऑफ द गैस सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, ये नेटो कंट्रीज को, ईयू कंट्रीज को आता है फ्रॉम रशिया। आप उसे कैसे रिप्लेस करोगे? ये सब कल बातें हमने की थी। नाउ नॉट ओनली दैट, मैंने कहा था कि अगर आप रशियन ब्लॉक की बात करोगे, जैसे नाटो है वैसे ही दूसरा ब्लॉक है रशियन ब्लॉक। तो इस रशियन ब्लॉक में जो कंट्रीज आते हैं, जैसे मैंने कहा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, एक्सेट्रा। तो ये जो कंट्रीज है ये पूरे वर्ल्ड के जो मिनरल्स है उनका स्टॉक पाइल लेके बैठे हुए हैं। As I said yesterday, nearly 70% of the mineral exploration happens. कंटिन्यू कीजिए। So, अगर सपोज आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस डालते हो, तो क्या रशिया इन कंट्रीज को अपने साइड से लेके क्या उनके सप्लाई पे भी रेस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश नहीं करेगी? डेफिनेटली प्यूटिन हैज गॉट दैट मच होल्ड कि वो इन कंट्रीज को अपने हिसाब से उनके एक्सपोर्ट्स को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। इन दैट केस आपके पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स होता है, मिनरल्स होता है, उसका क्या होगा? अब ये कंट्रीज रशिया की वजह से अपनी इकोनॉमी तो बर्बाद होने नहीं देंगे, तो उनका रशिया को सिर्फ एक ही सवाल होगा कि चलो ठीक है, आपने जैसे बोला वो हिसाब से हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी कस्टमर्स नहीं है। अगर सपोज इफ दे ऑल्सो स्टॉप सप्लाइंग मटेरियल्स और मिनरल्स टू ईयू और टू नेटो कंट्रीज, ओके, तो भी उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर्स है। तो सवाल सिर्फ इतना आता है कि ये पर्टिकुलर जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसका पेमेंट कैसे होगा? ये कंट्रीज रशिया वगैरह ये सब कुछ जो इंपोर्ट्स करेंगे उसका पेमेंट वो कैसे करेंगे? स्विफ्ट सिस्टम से अगर आपने रशिया को निकाल दिया है तो इन दैट केस वो पेमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा? तो इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि जो 3 सिस्टम जो साइमल्टेनियसली पैरेलली जो डेवलप किए गए, वन बाय रशिया जिसे मैंने बोला था एसपीएफएस, दूसरा था चाइना
जिसे मैंने कहा था CIPS, और तीसरा है भारत का जो है SFMS। ये 3 सिस्टम्स के साथ अगर सपोज ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पैरेलल टू स्विफ्ट अगर वर्क करना चालू करे, तो आप सोचिए पूरे वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज का रशिया के साथ व्यवहार वैसे ही चलेंगे, उनके ट्रांजैक्शंस वैसे ही चलेंगे जैसे पहले स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू थे। द ओनली थिंग, नाउ दैट वोंट हैपन इन डॉलर, बिकॉज स्विफ्ट सिस्टम का कंट्रोल डॉलर पे है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब ये अगर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू अगर जाना रहेगा, तो इन दैट केस उस डॉलर के लिए रिप्लेसमेंट लाई जाएगी। ओके, अब ये रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट कंट्री। जैसे कल अपना सेशन जब चल रहा तभी मैंने आपको एक न्यूज सिर्फ दी थी कि ऐसी बात चल रही है। अब उसके आगे की बात आपको बताता हूं। आज रशिया ने, कल मैंने कहा था रशिया ने भारत को ऑयल की ऑफर दी है टू सप्लाई एट 27% डिस्काउंट, और हम निगोशिएट कर रहे हैं 40% डिस्काउंट। पेमेंट कैसे होगा? रुपीज एंड रूबल्स का। ऐसे मैकेनिज्म की बात मैंने कल की थी, और कल अपने सेशन होने के बाद ही मुझे ये भी न्यूज मिली कि अब वो डील नियरली फाइनलाइज हो चुका है। अब भारत और रशिया दोनों एक कॉमन बैंक के थ्रू एक अकाउंट ओपन करेंगे। ये बैंक होगी मोस्टली SBI, नहीं तो यूको बैंक। ओके, मॉनेटरी अथॉरिटी अपने यहां से RBI, वहां से रशिया की सेंट्रल बैंक। रशिया उस बैंक में जो अकाउंट हम लोग डिसाइड करेंगे दोनों कंट्रीज का मिलके, उसमें रशिया रूबल्स डिपॉजिट करेगी, हम रुपीज डिपॉजिट करेंगे। फिर अगर सपोज हम वहां से ऑयल मंगाते तो हम पेमेंट करेंगे रुपीज में। ओके, रशियन इंपोर्टर भारत से जो मंगाएंगे उसका पेमेंट वो करेंगे रुपीज में। तो मतलब इन शॉर्ट अब ये रुपीज और रूबल आपस में एडजस्ट किए जाएंगे। अब इनको एडजस्ट करने के लिए रेट क्या डिसाइड होगा? दैट उसे बोलते हैं नोशनल रेट। जो आज हर तरह से हर करेंसी का नोशनल रेट डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर। तो डॉलर से ही कनेक्ट करके, डॉलर के ही व्यवहार से, मतलब उसको ही सेंट्रल पॉइंट रख के रुपीज और रूबल ये दोनों का एक नोशनल रेट डिसाइड होगा। नाउ से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 76 रुपीज। ओके, $1 इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 85 रूबल्स। मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ रूबल्स का बिकॉज राइट नाउ रशियन इकोनॉमी पे स्ट्रेस है। ओके, तो $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज, 76 रुपीज। $1 is equal to 85 rubles. So that means 76 rupees is equal to 85 rubles. Correct? So 1 rupee is equal to 85 divided by 76 rubles. So that will come to around 1.85 divided by 76. So that will come to around 1.0 to 1.05 something rubles. तो 1 रुपया मतलब अराउंड 1.05 रूबल। फिर अगर हम सपोज $10,000 का माल मंगाते हैं, तो $10,000 का माल वो रूबल्स में कन्वर्ट करो एंड अकॉर्डिंगली रुपीज में पेमेंट करो। सेम वाइस वर्सा। करेक्ट? यही मैकेनिज्म रशिया चाइना के साथ युआन में कर रही है। जैसे मैंने कल कहा कि ऑलरेडी टर्की और चाइना ये दोनों आपस के ट्रांजैक्शंस डॉलर में नहीं कर रहे, उल्टा युआन एंड रूबल्स में कर रहे। टर्की एंड रशिया का जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो लोग रूबल्स में कर रहे हैं, रूबल्स एंड लीरा में कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अब ये दो कंट्रीज के बीच में इस तरह से अगर ट्रांजैक्शन होने लगे विदाउट टेकिंग डॉलर इन कंसिडरेशन, तो इसमें ट्रांजैक्शन तो चलते रहे, उस देश की इकोनॉमी चलती रही, और साइडलाइन कौन हो गया? डॉलर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये जो चीज है ये पहली बार नहीं हो रही है। यूपीए सरकार जब यूपीए सरकार थी तभी भी ईरान के साथ भारत की जो एग्रीमेंट थी उसमें रुपीज सेटलमेंट की एग्रीमेंट थी। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, रुपीज सेटलमेंट है। ठीक है, राइट, रुपीज सेटलमेंट की एग्रीमेंट थी। हाँ। अब एक्चुअली जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे तो उस वक्त हम लोग रुपीज में उनको पेमेंट करके ऑयल लेते थे।
करेक्ट। तो मतलब यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान और भारत के ट्रांजैक्शन पे असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो यूएस हमें हैरेसमेंट करता रहा, धमकियां देता रहा कि अगर आप फिर भी ईरान से ट्रांजैक्शन करोगे इवन दो विदाउट डॉलर, तो भी हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। जैसे मैंने कहा कि यूएस की आदत ही है हमेशा ब्लैकमेल करने की। हाँ, दे आर करेक्ट, ऑलवेज इनटू बुलिंग, दे आर ऑलवेज इनटू बुलिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर अपने ग्रेट बैरक ओबामा ने ईरान डील साइन किया, फिर वो ईरान के ऊपर सैंक्शन हट गए। फिर उसके बाद ट्रम्प भाई साहब आए थे। ट्रम्प भाई साहब जब आए थे तब उन्होंने वापस वो ईरान डील से वॉकआउट किया एंड अगेन सैंक्शन इम्पोज किए। करेक्ट। अब वापस ईरान के साथ अपनी एग्रीमेंट बायलैटरल रुपीज में थी, तो मतलब हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट रुपीज के हिसाब से हम लोग सेटलमेंट अभी भी कर सकते थे। ट्रम्प भाई साहब ने हमें इतने तक मोहलत दी कि आप, ईरान इज योर वन ऑफ द मेजर ऑयल सप्लायर, तो आप अचानक से उसके पास से कट डाउन नहीं कर सकते, दैट विल डिमोलिश योर इकोनॉमी। तो इसके लिए मैं आपको वक्त देता हूं, आप धीरे 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 करके अपना सप्लाई कम करो एंड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। उस वक्त अगर मोदी जी को यह बोलना होता भाड़ भेजा, मैं तो लूंगा और मैं रुपीज में पेमेंट करूंगा, मुझे डॉलर की जरूरत नहीं है, ट्रम्प वुडंट हैव डन एनीथिंग डायरेक्टली। लेकिन अमेरिका के पास वो ताकत थी कि वो वापस हमें ब्लैकमेल करने पे उतर आता। अब उस वक्त मोदी जी ने बातें इतनी नहीं खींची। वो क्यों नहीं खींची, उसके पीछे बाकी रीजन थे। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट में वो रीजन बता देता हूँ, दो इट इज नॉट कनेक्टेड टू आवर टॉपिक। अगर हम लोग उस वक्त, अब मोदी जी ऐसे नेता है कि अगर वो अपनी जिद पे उतर आए तो कोई उन चट्टान उनको हिला नहीं सकती। वो खुद एक चट्टान से मजबूत है, वो नहीं हिलेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। उसका रीजन ये था कि तभी यूएस से हमें ओपनली पंगा नहीं लेना था, बिकॉज अपने काफी कुछ डील्स यूएस के साथ चल रहे थे। क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा था, जो चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी था। सेकेंडली उसकी वजह से भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आपस में जुड़ रहे थे अगेंस्ट चाइना, जो हमें बहुत जरूरी था। हमने रशिया से S-400 मंगाया था। वो S-400 सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम। अगर हम लोग उस वक्त ट्रम्प के खिलाफ जाके अगर ये ट्रांजैक्शन चालू रखते, तो इन दैट केस शायद ये सब बाकी जो लार्जर पिक्चर है उस पर असर पड़ता। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, यूएस वाज द फर्स्ट वन टू स्टैंड विद अस। पाकिस्तान में हमने एयर स्ट्राइक किया, यूएस वाज द फर्स्ट वन टू स्टैंड विद अस। इमरान खान को पूरे दुनिया के सामने झूठा साबित किया ट्रम्प ने। क्यों? बिकॉज वो एक रिलेशन थे मोदी जी के और ट्रम्प के। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, इजंट अमेरिका सम इन सम प्लेस कंसिडरिंग अस बिकॉज ऑफ द मार्केट दैट इंडिया गिव्स देम? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। एक बात याद रखिए, अमेरिका के बारे में एक चीज बोले जाती है, हैविंग अमेरिका एज योर एनिमी इज डेंजरस, बट हैविंग अमेरिका एज योर फ्रेंड इज डिजास्टरस। अमेरिका के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत खराब है। वो एक भयंकर आपतकाल है, आपदा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज अमेरिका विल ऑलवेज कीप देयर सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट, एंड फॉर दैट रीजन वो कब आपको बैकस्टैप करके निकल जाएंगे आप बोल नहीं सकते। और कभी भी एक बात याद रखिए, एक मजबूत इंसान आपका दोस्त होने से ये अच्छा है कि 3 नॉट सो मजबूत आपके दोस्त बना के रखो, बिकॉज वो इतने मजबूत नहीं है कि वो आपको कभी अकेला छोड़े। उनको भी आपकी जरूरत है, आपको भी उनकी जरूरत है। लेकिन अमेरिका को एक चीज की वजह से किसी की जरूरत नहीं है, वो है डॉलर। बात घूम फिर के वहीं पे आती है। और जैसे मैंने कहा कि आज किसी कंट्री को चोक करना है, तो चोक करने के लिए, उसका गला दबाने के लिए उसकी जो फाइनेंशियल नसें हैं वो दबा दो। और पूरी दुनिया की फाइनेंशियल नसें ये डॉलर में अटकी हुई है। तो आज अगर उन्होंने रशिया को स्विफ्ट से निकाला है, रशिया ऐसे लेट को तो करने वाला है नहीं। ये 3 सिस्टम्स अगर रेडी है तो ऑब्वियसली रशिया इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम्स। वो हिसाब से आज भारत के साथ डील हो रहा है। अच्छा, आपको और एक खबर देता हूँ, खुश खबर देता हूँ। ऑयल के साथ साथ अब रशिया ने हमें यूरिया एंड फर्टिलाइजर्स भी डिस्काउंटेड रेट पे देने की बात की है।
कल जब ये बात अपनी हुई कि अभी एसबीआई नहीं तो यूको बैंक के थ्रू ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रुपीज और रूबल्स में होंगे, आज ये दूसरी ऑफर आई है। आप सोचिए ऐसे ऑफर्स अब जब रशिया सबको फेंकने लगेगा तो कितने कंट्रीज अब उनके साथ जुड़ने वाले। अब ये कंट्रीज की ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप है क्या? आंसर इज नो। तो कल अगर सपोज ब्राजील को रशिया के साथ डील करना है तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ब्राजील को या तो भारत, चाइना, रशिया यही टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी, बिकॉज स्विफ्ट उनको आउटकास्ट कर चुकी है। करेक्ट। कल अगर यूएई को, सऊदी को अगर सपोज करना है ट्रांजैक्शन रशिया के साथ, तो वापस एज एन इंटरमीडिएट लिंक अपने भारत की जो हमने सिस्टम डेवलप की है एसएफएमएस, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो फिर वो ट्रांजैक्शन हो सकता है रूबल्स और dirhams में डिसाइड हो सकता है वो ट्रांजैक्शन रूबल्स एंड उस दूसरे देश की करेंसी में डिसाइड हो। मतलब इन शॉर्ट क्या है, अब डॉलर को पर्याय ऑल्टरनेटिव मिलने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चलो जो बाइडेन को समझ में नहीं आई बात समझ में आती है, लेकिन व्हाट अबाउट हिज एडवाइजर? व्हाट अबाउट हिज एडवाइजर? एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि मतलब कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारना एंड पाँव ले जाके कुल्हाड़ी पे मार देना, ढूंढ के निकाल उनको ये अभी तक। लेकिन होता क्या है ना मैडम कि कभी कभी आपके हाथ में जो हथियार रहता है आप उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। देयर इज अ वेरी थिन आउटलाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, एंड यूएस हैज ऑलरेडी क्रॉस दैट थिंग एंड दे हैव नॉट येट अंडरस्टूड इट। अब उनको समझ में आ रहा है। अब इसके लिए उन्होंने परसों से चाइना को धमकियां देनी शुरू की है। आज उनकी चाइना की धमकी की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है कि अगर आपने किसी भी तरह से रशिया को इस सिस्टम से, इस सैंक्शन से निकलने में मदद की तो यू विल हैव टू फील द रिपल्केशन। ओके। भारत को भी धमकी देने चले थे बाइडेन भाई साहब, लेकिन उनके खुद के सीनेट ने उनको अपोज किया। भारत के साथ अगर पंगा लोगे तो आप यूएस की बात लगाओगे। इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यूएस मोर देन भारत, बिकॉज भारत हैज ऑलरेडी डेवलप्ड अदर कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की मैडम, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से देखिए, पिछले एक हफ्ते से चाइना का भारत के खिलाफ जो टोन है वो इतना सॉफ्टन क्यों हो गया है? क्यों उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे सीमा का मुद्दा तो पुराना है, इसके ऊपर बातचीत से हल निकाला जा सकता है, ये तो दो कंट्रीज की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, वी हैव टू लुक एट अ लार्जर पिक्चर। अमेरिका के धमकी की वजह से, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिस्टम जो अब डेवलप हो रही है उसकी वजह से। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मैडम, एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, चाइना को, एक ही मिनट, चाइना को अमेरिका से डर नहीं है। चाइना को डर लगता है, आप विश्वास नहीं करोगी बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, चाइना को डर लगता है जापान से। जापान हैज गॉट द बेस्ट। हाँ बोलिए मैम। I have heard this from my son. They hate Japan and they are apprehensive about Japan. पिछले बार भी जापान ने 3/4 चाइना को कब्जा कर लिया था, रशिया को भी डिफीट किया था। तो एंड जापान की टेक्नोलॉजी वगैरह बेटर है। एंड मगर एक चीज मैं उसके साथ साथ बोल रही हूँ, जैसे ये धमकी देते हैं, बट चाइना हैज इट, मतलब हम लोग जैसे गूगल पे डिपेंड करते हैं और बाकी की चीजें ये करते हैं, China doesn't. China has everything. Exactly. China ने ना गूगल को एंट्री दी है, ना ट्विटर को एंट्री दी है, ना फेसबुक को, ना इंस्टाग्राम को, ना किसी को। उनका कुछ नहीं, उनका जो है उन्होंने पहले से अपना खुद का डेवलप किया है। ये चीज चाइना ने पहले से की है, लेकिन अपनी सरकारें पहले की सोई हुई थी। आज हम इसकी वजह से इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। हम टेक जायंट्स के, मतलब उनके हाथ में हम लोग स्लेव्स हो चुके हैं। और ये टेक जायंट किस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं वो भी आपने देखा हुआ है यूएस इलेक्शन के टाइम। 2020 इलेक्शन वाज नॉट बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडेन, 2020 इलेक्शन वाज बिटवीन ट्रम्प एंड द टेक जायंट्स। द टेक जायंट गूगल से लेके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके अलावा उनकी दलाल मीडिया हर देश में दलाल मीडिया ही होती है। तो जिसे जनरल वीके सिंह ने बहुत बढ़िया नाम दिया था, प्रेस्टिट्यूट्स। करेक्ट।
तो वहां का CNN बोलिए, IBN बोलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स बोलिए, वॉशिंगटन पोस्ट बोलिए, हफिंगटन पोस्ट बोलिए, जितने वहां के जो लीडिंग न्यूज़पेपर थे, जो चैनल्स है, सबके सब CNN किस तरह से मैन्युपुलेटेड है। मैंने बोला CNN, IBN, एवरीथिंग। तो this election was not between Trump and Biden. This election was between Trump and the lobby which controls the media, the lobby which controls the tech giants, the lobby which controls everything in the world, that is oil lobby, pharma lobby and arms lobby. ये I have heard, ये जो particular I have read that some of the universities of big universities of America get a lot of donations from China, so they are controlled. वहां पे भी वो जो exactly ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो अमेरिका में बढ़ रहा है, ये बिकॉज ऑफ ऑल दैट. तो व्हाट इज अमेरिका exactly itself? ये एक क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, जैसे रशिया इज स्टैंडिंग विद अस, आपका वो मैंने सब समझा कि वो अपना फाइनेंसेस भी ठीक हो रहा है. बट द सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, ये पाकिस्तान का क्या लेना देना है? व्हाई इज रशिया गोइंग इन फॉर स्मॉल हनीमून्स विद पाकिस्तान? पुतिन और इमरान खान कितने खास दोस्त है? कुछ नहीं है. अभी जब चाइना में जब वो विंटर ओलंपिक्स वगैरह थे, उस वक्त इनॉग्रेशन पे पुतिन भाई साहब भी गए थे और अपने इमरान खान नियाजी भी गए थे. इमरान खान नियाजी हैव रिक्वेस्टेड to get some time for a bilateral meeting with Putin, which was rejected by him. He met only Zai, no one else. Okay? इमरान खान की औकात है, पाकिस्तान की औकात है, कुछ नहीं है. तो अब ये सोचने की बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये जिस दिन रशिया ने मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू किया अगेंस्ट यूक्रेन, उस वक्त पुतिन ने, प्रेसिडेंट पुतिन, व्हाई डिड ही ऑर्डर पाकिस्तान पीएम इमरान खान टू कम एंड सी हिम? मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया ऑर्डर, क्योंकि पुतिन इज नॉट गोइंग टू रिक्वेस्ट इमरान खान टू कम टू विजिट मी, ही वाज ऑर्डर्ड टू कम. तो ऑब्वियसली गुलाम को तो जाना ही पड़ेगा. अब भाई साहब को उधर जाने के बाद 1.5 डे तक मीटिंग ही नहीं दी गई. 1.5 डे की मीटिंग. हाँ ठीक है, एक तो बुलाओ बेइज्जत करके बाहर बिठाओ, 1.5 दिन तक मीटिंग नहीं दी. उसके बाद मीटिंग के लिए बुलाओ, मीटिंग का टाइम दो. कितना टाइम? 9 मिनट्स. इट वॉज अ मीटिंग ऑफ 9 मिनट्स. और इन 9 मिनट में इमरान खान भाई साहब का प्लान था $1 बिलियन का कर्जा मांगने का. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि भाई साहब जाते हैं तो 2 ही चीजें करते, एक कपड़े पहनते और कटोरा लेते बस. तो कटोरा लेके भैया चले गए थे, लेकिन इसके पहले कि वो कटोरा अपनी जेब से निकाले, उसके पहले ही बाइडेन भाई साहब ने बोला लोन की तो बात ही मत करना. मैंने इसलिए आपको बुलाया है दैट मुझे आपको व्हीट बेचना है. So if you are interested in buying wheat from us, so I'm here to give you that offer. And secondly, I want to build a pipeline to supply gas to you directly. ठीक है? तो रशिया से डायरेक्टली पाकिस्तान तक पाइपलाइन से गैस. सो नाउ एक आम आदमी की तरह आपको भी ये डर लगा रहेगा, भैया ये क्या हो रहा है, रशिया और पाकिस्तान इतने नजदीक. सही है मैम, geopolitics is not what is shown. The intentions are something which are unspoken. आप जरा ये सोचिए, ये जो पाइपलाइन आएगी वो कैसे आएगी? ये पाइपलाइन आएगी फ्रॉम रशिया थ्रू कजाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान टू पाकिस्तान. करेक्ट? रशिया कजाकिस्तान तो ऑलरेडी खास रिलेशनशिप है. अफगानिस्तान राइट नाउ इज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ तालिबान. वो तालिबान जिसको चाइना और पाकिस्तान ने खड़ा किया, लेकिन वही तालिबान जो आज इन दोनों के खिलाफ खड़ा है. आज वही तालिबान ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंक फैला रहा है. करेक्ट? सो अगर वो पाइपलाइन अफगानिस्तान से जाती है, तालिबान की इकोनॉमी, अफगानिस्तान इकोनॉमी राइट नाउ इज इन शैम्बल्स, तो उन्हें झक मार के उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल व्हाट वी से रिकॉग्निशन टू देयर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली.
जो करने के लिए, जो पाने के लिए वो कब से तड़प रहे, तो वहां से आता है, तो दे कैन नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर दैट, करेक्ट। फिर वो वहां से आती है पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान से भारत कितना दूर है? पाकिस्तान से भारत कितना दूर है? और अगर सपोज कल पुतिन भाई साहब पाकिस्तान को बोलते हैं कि अब ये गैस लाइन भारत तक जाएगी, इमरान खान नियाजी की हिम्मत है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की? और उस वक्त पाकिस्तान का मालिक चाइना, वो क्या बोल सकता है जब उनकी फाइनेंशियल सिस्टम रशिया के साथ ऑलरेडी लिंकअप हुई रहेगी? वही फाइनेंशियल सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव, वो जब रशिया के साथ लिंकअप हुए रहेंगे तो उस वक्त चाइना भी उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर वो गैस जब भारत आता है तो भारत का एनर्जी बिल कितना कम होता है? मैं कल से बोल रहा हूं दैट रशियन गैस इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये पाइपलाइन जब भारत तक आती है तो दिस बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव टू दैट नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट, जो जर्मनी को गैस पहुंचाने के लिए जो प्रोजेक्ट था, और जो न हो इसके लिए यूएस ने ये सब कांड किए। आपने अगर मेरे ट्वीट्स भी अगर देखे रहेंगे तो मेरे ट्वीट्स में क्लियरली बोला था दैट यूक्रेन तो बहाना है, यूक्रेन तो बहाना है, असली टारगेट जर्मनी है। जैसे हम यहां पे बात करते हैं कि तिब्बत तो बहाना है, एक्चुअली ताइवान को तिब्बत बनाना है। ये जैसे भारत की परराष्ट्र नीति है, Exactly. वही परराष्ट्र नीति वहां पे भी चल रही है। हाँ, यूक्रेन तो बहाना है, असली टारगेट जर्मनी है। और मैं वही यूएस सॉरी सॉरी मैं आपका फ्लो नो प्रॉब्लम, नो कर दे प्रॉब्लम। रही हूँ। मैं वही सोच रही थी कि जर्मनी वाज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच वाज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस एंड देन एकदम रिट्रैक्ट कर गया। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका कारण है नहीं, गैस, why did it? उसका रीजन है गैस। जर्मनी को रशिया से जो गैस आता है वो सबसे चीपली अवेलेबल है। अब यही गैस बोलिए या अगर पेट्रोल बोलिए, ऑयल बोलिए, ये आप यूएस से मंगाने की बात करोगे, आप जरा सोचिए ना, यूके क्यों इतना फड़ा रहा है? जरा कहीं आग ठंडी पड़ने लगती है तो यूके आके उसमें घी का काम क्यों करता है? उसका रीजन ये है कि अगर अमेरिका से ऑयल यूके में पहुंचाना है तो इट इज वेरी चीप, बट यूके से फिर जब वो ईयू में आना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। एंड कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ ऑयल, जर्मनी को रशियन गैस कभी भी रीजनेबल पड़ेगा, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑयल लॉबी ऑफ अमेरिका। आर यू गेटिंग इट? गल्फ कंट्रीज आर नॉट सो वरीड अबाउट रशियन गैस और रशियन ऑयल। द रीजन इज दैट उनका मार्केट जो है वो लैटिन अमेरिका में भी है, उनका मार्केट भारत में भी है, उनका मार्केट एशियन कंट्रीज में भी है। रशिया का ये मार्केट नहीं है। रशिया का मार्केट, उनका टारगेट है ईयू, और ईयू इज वन कॉमन मार्केट वेयर अमेरिका एंड रशिया दोनों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। और इसके लिए इस ईयू को रशिया से तोड़ने के लिए ये अमेरिका इतना उछल उछल के यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे कि आजा नेटो में, आजा नेटो में। और वहां पे जो कॉमेडियन प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ है उसने वही गलती की, क्योंकि उसको बिठाने वाले भी यही लोग हैं। हाँ, गॉट इट। ओके, तो ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है, और अल्टीमेटली मैं वापस घूम फिर के वही टॉपिक पे आ रहा हूँ कि अल्टीमेटली किसी को भी दबाव में लाने के लिए इनके पास हथियार है, डॉलर। बाकी किसी भी हथियार से ज्यादा ये हथियार उनके हाथ में सबसे डेंजरस है। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं महसूस किया कि इसके अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी वर्कआउट होने शुरू हुए। करेक्ट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जरा सोचिए कि ये जो ऑयल है, ये ऑयल बोलिए, गैस बोलिए, अब बाकी देशों के साथ रशिया अगर सपोज विदाउट स्विफ्ट एग्रीमेंट करता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए बाकी अल्टरनेटिव बन रहे। तो ऐसे करके धीरे धीरे डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो डॉलर का जब इट विल लूज द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, and the moment that particular dollar loses the status of global reserve currency, it is going to be a havoc for America.
द रीजन इज दैट, जैसे मैंने कल आपको हिंट दी थी कि बिकॉज इट इज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, बाकी करेंसीज के रेट डॉलर को रख के उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, करेक्ट? तो जब ये नहीं होगा, और तब इसलिए मैंने कहा था कि दैट इज वाई कंपैरेटिवली डॉलर बिकम्स वेरी चीप फॉर अमेरिकन, इट बिकम्स वेरी चीप फॉर अमेरिकन, दैट्स व्हाई अमेरिका के जो बोरोइंग्स होते हैं वो बोरोइंग की अल्टीमेटली कॉस्ट कम होती है। ओके, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह बाकी किसी देश के पास रहेंगे तो वो भी, उनको जो इंटरेस्ट देना है, अमेरिका को जो इंटरेस्ट देना है, दैट इज इन डॉलर, जो कंपैरेटिवली उनके लिए चीपर है बिकॉज इट इज देयर ओन करेंसी। Now, if that dollar loses the global currency, the global reserve currency status, what is going to happen? That means डॉलर की जो ताकत है वो कम हो गई, तो कंपैरेटिवली उसका वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया, और उसका वैल्यू ऑफ मनी जब कम होता है तो आप सोचिए अमेरिका के ऊपर आज राइट नाउ 30 ट्रिलियन का लोन है। एग्जैक्टली, या अमेरिका इज अ Huge क्रेडिट money. ओरिएंटेड इकोनॉमी। may I ask America you a is a- question? सॉरी, Yeah. आपका फ्लो फिर से कट कर रही हूँ। नहीं, नहीं। ये इतना नंबर 1 कंट्री है, इतना पावरफुल है और इतना ह्यूज लोन है। लोन इसके लिए है बिकॉज इनकी जो इकोनॉमी है दैट इज क्रेडिट ओरिएंटेड इकोनॉमी। आप जरा सोचिए, आपने वो पिक्चर देखी है तारा रंपम, सैफ अली रानी मुखर्जी वाली, जिसमें वो रेसर रहता है, बहुत जबरदस्त रेसर, नंबर 1 रेसर, दिस एंड दैट वगैरह। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक डॉगी है, एक मस्त ऐसा शीशे का बना हुआ घर है, सब कुछ है, इज वेरी रिच, फिल्दी रिच। फिर अचानक से वन बैड डे इन लाइफ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ही लूजेस हिज कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद फिर वो रेस में पार्ट लेने के लिए काबिल नहीं बचता। तो इन शॉर्ट उसका इनकम स्टॉप हो जाता है। इनकम स्टॉप होता है तो क्या होता है, उसका घर बैंक ले लेती है, उसकी गाड़ी बैंक टेक ओवर करती है, क्योंकि ये आदमी ने अपना घर के अंदर का फर्नीचर, चद्दर, जो बिस्तर पे बिछा हुई चद्दर, जो पिलो कवर है वो पिलो कवर, बीवी को एंगेजमेंट में पहना हुई रिंग, यहां से लेके सब कुछ, उसके शूज, उसके जूते, उनके कपड़े, उनका सब कुछ ये क्रेडिट कार्ड पे है। एंड देन वन बैड डे इन लाइफ when you lose your capacity to pay the dues of credit card, बैंक टेक्स ओवर एवरीथिंग, और फिर उस कांच के घर में रहने वाला इतना अमीर आदमी फिर अपनी बीवी, अपने 2 बच्चे और एक फोकड़ में मिला हुआ कुत्ता, इनको लेके नहाने के लिए फाउंटेन पे पहुंचता है। दिस इज अमेरिकन इकोनॉमी, क्रेडिट ओरिएंटेड। इन वन वे इट इज गुड बिकॉज क्रेडिट क्रिएशन जो होते रहता है, बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी में एक फ्लो चलता है। आदमी के जेब में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो परचेस कर रहा है, तो इसका मतलब कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रही है। सो ऐसे करके ये होता है। लेकिन अगर सपोज कभी कोई रिसेशन आया, अगर सपोज कभी भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आया, तो उस वक्त फिर वो पेमेंट्स भी रुक जाते हैं, फिर वो कंजम्पशन कम होता है। क्यों कंजम्पशन कम होता है? बिकॉज द पर्सन डज नॉट हैव मनी टू पे हिज ड्यूज। So if dollar goes down, the value of dollar goes down, even then America will be in trouble. Exactly, that's what I'm saying. 30 ट्रिलियन का लोन है आपके ऊपर, ओके? उस 30 ट्रिलियन लोन के ऊपर राइट नाउ अमेरिका इज मेकिंग एनुअल पेमेंट ऑफ 522 बिलियन, ओके? 522 बिलियन का इंटरेस्ट इज अमेरिका पेइंग ऑन दैट 30 ट्रिलियन का लोन, बट स्टिल इट इज अफोर्डेबल फॉर देम बिकॉज डॉलर इज द रिजर्व करेंसी, global currency, correct? Now if that particular dollar loses this status, and at the same time जो अमेरिका में thanks to Chinese virus जो inflation आया हुआ है, तो because of that inflation अगर suppose वहां पे जो है वो हिसाब से अभी फेड रिजर्व ऑलरेडी उनकी जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, सो वो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करे, वो अगर सपोज मतलब बात ये हो रही है 0.25 बेसिस, मतलब 0.25% एवरी क्वार्टर वो लोग बढ़ाते हैं, तो साल भर में उनका जो बेस रेट है वो 1% बढ़ता है। आप सोच सकती है 30 ट्रिलियन डॉलर पे, 30 ट्रिलियन लोन पे दे आर पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 522 बिलियन राइट नाउ। With that 1% increase in interest, okay, this interest will go to 822 billion. 30 ट्रिलियन का 1%, so that means 522 billion का जाता है 822 billion. Now at the same time hamper it with the
second effect is that dollar is no more the global reserve currency. Now see, तो in that case वहां पे इतनी महंगाई बढ़ेगी बिकॉज ये लोन का इंटरेस्ट इतना ज्यादा होगा दैट यूएस गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे. यूएस गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ाती है तो वहां पे महंगाई बढ़ने वाली है. सो आर द अमेरिकन रेडी टू बेयर दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन? एंड सेकेंडली, आप ये टैक्सेस बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली लोगों को अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा बिकॉज इनकम इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज टू दैट लेवल. तो अगर लोगों का कंजम्पशन कम होता है तो उसके बाद फिर वापस एक बार साइकिल शुरू होता है रिसेशन का. लेकिन इस बार ये रिसेशन अमेरिका में ही होगा, वो बाकी देशों में नहीं फैलेगा. और एकदमों से इसके कोई चपेट में आ सकता कंडीशन नहीं होगा. अगर इसके चपेट में कोई और आ सकता है तो दैट विल बी EU, बट नॉट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड देयर सिस्टम. वंडरफुल, वंडरफुल. तो ये एक आइडिया है. दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि नॉट ओनली अबाउट द डॉलर, दूसरे एक इनके हाथ में हथियार होता है दैट इज क्रेडिट कार्ड सिस्टम लाइक मास्टर कार्ड, वीसा एक्सेट्रा. तो अभी जैसे इन्होंने जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाले हुए तो इन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे भी सैंक्शंस डाले. तो क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीसा दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग इन रशिया नाउ. लेकिन अब इस स्विफ्ट को जैसे बाईपास करने के लिए भारत, चाइना, रशिया ये अपने अपने सिस्टम का फायदा लेने की तैयारी कर रहे हैं. तो एट द सेम टाइम ये मास्टर वीसा कार्ड को एज एन ऑप्शन साइडलाइन करने के लिए अब MIR कार्ड की भी शुरुआत हुई है. अब ये MIR कार्ड जो है वो भी इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हो सकते हैं जो भारत, चाइना और रशिया ने बनाई हुई है. आपने देखा रहेगा तो भारत में भी पंतप्रधान मोदी जी ने रुपे कार्ड को कितना बूस्ट किया हुआ है. ये रुपे कार्ड जो है इट हैज बिकम सच अ ग्रेट थ्रेट टू मास्टर कार्ड एंड वीसा कि जब ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, मास्टर कार्ड हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड ट्रम्प टू लुक इनटू द मैटर एंड प्रेशराइज मोदी जी टू स्टॉप प्रमोटिंग रुपे कार्ड. मतलब इनकी यहां तक हालत खराब है कि रुपे कार्ड अब धीरे धीरे जो तरीके से मार्केट कैप्चर कर रहा है, जिस तरीके से बाकी देशों में इजीली एक्सेप्टेबल हो रहा है, जैसे UAE है, सऊदी है, ओके, देयर आर मेनी कंट्रीज, देयर आर अराउंड 23 countries which have already started accepting रुपे कार्ड in full fledged capacity. मतलब जैसे आप वहां पे नॉर्मली जैसे मास्टर कार्ड, वीसा यूज करते हो वैसे वहां पे रुपे कार्ड भी यूज होते हैं. मालदीव में भी होता है, भूटान में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है. तो मतलब ओवरऑल 20 When I started got my first रुपे कार्ड तो इंटरनेट में परचेसिंग नहीं होती थी उससे, हमको उसके लिए मास्टर कार्ड ही यूज करना पड़ता था. फ्रॉम देयर इट हैज गॉन दिस फार. एग्जैक्टली. Around 80,000 ATM centers all over the world. Around 80,000 ATM centers all over the world, उसमें भी अभी रुपे कार्ड एक्सेप्ट होता है. तो धीरे धीरे वैसे ही चाइना ने भी अपनी सिस्टम डेवलप की है, हमने यहाँ पे डेवलप की है. अब धीरे धीरे करके इनका इंटीग्रेशन जब बाकी देशों के साथ होने लगेगा तो मतलब दैट इज गोइंग टू ब्लॉक दैट मास्टर कार्ड एंड वीसा का डोमिनेंस ऑल्सो. तो इस तरह से दैट इज व्हाई आई सेड, मैंने जो थ्रेड लिखी थी ट्विटर पे मैंने इसलिए बोला था कि ये ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखेंगी तो इन सैंक्शंस का रशिया को जितना नुकसान होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान, ज्यादा लॉस ये अमेरिका का होने वाला है. रशिया विल हैव इट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ से अराउंड 5 to 6 months, but US is going to have the repercussions for the entire life. And that's why मेरे उस पोस्ट में एक लाइन थी that what we are seeing today is the beginning of the end of dollar dominance before our eyes, and we are going to be witnessing this great fall. I am not saying that this will happen in one day, this will happen in 2 days. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब वो वक्त शुरू हो चुका है. अभी भी अगर आपने देखा रहेगा तो आप देखिए यूएस मार्केट अभी भी डाउन है, स्टॉक मार्केट यूएस का अभी भी डाउन है, लेकिन EU हैज स्टार्टेड रिकवरिंग. तो जब EU विल स्टार्ट रिकवरिंग तो इसका मतलब भारत में भी स्टॉक मार्केट अब वापस ऊपर आने शुरू कर दिया है.
सिंगापुर स्टॉक मार्केट भी ऊपर आना शुरू हुआ है, ईयू का ऊपर आना शुरू हुआ है, तो फिर सिर्फ डाउ क्यों इतना डाउन चल रहा है? ओके, तो ये जब होता है तो इसका मतलब नाउ यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो स्लोली गेटिंग रेडी टू कम आउट ऑफ दिस सेटबैक ऑफ सैंक्शंस इम्पोज ऑन रशिया। अब इसका मतलब धीरे धीरे यूरो भी स्ट्रांग होने लगेगा। तो जब इतने अलग अलग करेंसी जब स्ट्रांग होने लगेंगे तो डॉलर विल लूज द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। सेकेंडली, रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस का असर इतना ज्यादा क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन had already built up the foreign exchange reserves to the extent of 640 billion already before the sanctions were imposed। मैंने इसलिए कल अपने सेशन में बोला था कि पुतिन is used to sanctions right from 2014, तो उसको मालूम है, उसने अपना होमवर्क पूरा करके रखा है। और 640 बिलियन रिजर्व्स में यू वोंट बिलीव इट, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी यूएस डॉलर बेच दिए थे। He brought down the US dollars and US treasuries, the bonds and all, to the level of only 17% of 640 billion reserves। बाकी जो उसके रिजर्व्स है, उन्होंने डॉलर्स और यूरोस दोनों का प्रपोर्शन कम कर दिया था। डॉलर्स, यूरोस एंड यू एंड यूएस बॉन्ड, ये जो प्रपोर्शन उनके 640 बिलियन का था, वो प्रपोर्शन ही हैज ब्रॉट इट डाउन टू 17% ऑलरेडी। तो मतलब भाई साहब ने बाकी जो डेवलप किया हुआ, बाकी जो रिजर्व बिल्डअप किया है, दैट इज इन अदर फॉरेन करेंसीज एंड मेनली इन गोल्ड। आपने अगर देखा रहेगा, पैरेलल देखते जाइए, रशिया स्लोली डॉलर का डोमिनेंस कम करके, डॉलर का प्रपोर्शन कम करके, यूएस ट्रेजरी बिल्स कम करके किस पे शिफ्ट कर रहा था? गोल्ड पे। आज आरबीआई के पास जो गोल्ड का स्टॉक है, दैट इज ऑल टाइम हाई। तो मतलब आरबीआई भी गोल्ड के पीछे पड़ी हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव स्टार्टेड डेवलपिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व्स में मेन प्रपोर्शन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। व्हाई? बिकॉज अभी अगर यूएस डॉलर का अगर हम लोग राइट नाउ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रशिया और भारत जो पेट्रोल का जो डीलिंग होने वाला है, डॉलर को बीच में रख के निगोशिएटिंग रेट डिसाइड करेंगे, नोशनल रेट डिसाइड करेंगे। एक वक्त हमें वो चाहिए कि डॉलर क्यों बीच में रखे, क्यों हम डॉलर को बीच में रख के नोशनल रेट डिसाइड करें? तो उसके लिए हम लोग गोल्ड रख सकते हैं। सो इट्स लाइक गोइंग बैक टू द गोल्ड ओरिएंटेड इकोनॉमी, which is another, what we say, a danger to one superficial economy called cryptocurrency। ओके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई भी रिजर्व्स नहीं है। बाकी जो करेंसीज होते हैं, एक्चुअल करेंसीज होते हैं, वो करेंसी जब इश्यू किए जाते हैं तो उसके पहले हर रिस्पेक्टिव रिजर्व बैंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिजर्व क्रिएट करती है। गोल्ड रिजर्व होता है या फिर दूसरे कोई रिजर्व्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, गोल्ड, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ऐसा एक रिजर्व लेके उसके अगेंस्ट करेंसी इश्यू की जाती है। जैसे आरबीआई की इश्यू की हर करेंसी के नीचे लिखा हुआ रहता है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है, आई हियर बाय अग्री टू पे टू द बेरर सम ऑफ रुपीज। फिर वो जितने की नोट रहेगी, 100 की, 50 की, 10 की। मतलब क्या कि हम जो 100 रुपए की नोट अपने पास रखते हैं, 2000 की रखते हैं, 500 की रखते हैं, उस हर नोट के पीछे उतना गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास है। तो कल अगर मैं सपोज हाइपोथेटिकल, अपने ही देश में रहता है, मुझे मैंने अपने दो ही तीन देश, बार ये अमेरिका में भी रहता है क्या हमारा गोल्ड रिजर्व? नहीं, अमेरिका में अपना गोल्ड रिजर्व रखना मतलब वो तो मॉर्गेज करने की बात आ गई। नहीं 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 तो नहीं, अपना गोल्ड रिजर्व, दैट इज ऑल फेक न्यूज कि अमेरिका में हमारा गोल्ड है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अपना गोल्ड रिजर्व अपने पास रहता है, अपना गोल्ड रिजर्व अपने पास रहता है। उसके अगेंस्ट मतलब क्या कि बेसिकली जो करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है उसके पीछे एक सॉलिड बैकिंग होना चाहिए। मतलब हाइपोथेटिकली अगर कल मैं सपोज 500 रुपए की नोट लेके आरबीआई की ब्रांच में जाऊं, उनको बोलूं मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले सोना दो, तो मुझे एक सोने का इतना छोटा सा टुकड़ा निकाल के उनके पास देने के लिए होना चाहिए। ओनली देन यू कैन से दैट करेंसी इज बैक्ड बाय फोर्स, बाय स्ट्रेंथ, अदरवाइज इट्स अ सुपरफिशियल करेंसी। तो कुछ कंट्रीज में 50% बैकिंग रखते हैं, कुछ कंट्रीज में 20% रखते हैं। ओके, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे ऐसा कोई बैकिंग नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई दीज आर डिजिटल एंड सुपरफिशियल करेंसी।
तो जब आप धीरे धीरे अगर सब ये कंट्री अगर डॉलर का डोमिनेंस कम करने के हिसाब से स्विफ्ट से बाहर निकल के अगर ये सिस्टम में वर्कआउट करना है, तो कभी ना कभी ये बात निकलने वाली है कि भैया फिर डॉलर को हम लोग नोशनल रेट के लिए क्यों यूज करें, तो उसके जगह पे वी कैन यूज समथिंग एल्स। सो व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? द मोस्ट कॉमन थिंग इज गोल्ड। तो फिर गोल्ड रेट के हिसाब से देन मतलब ये भी सब प्रोबेबिलिटीज एक एक करके निकलने वाले हैं। दुनिया एक जगह पे स्टॉप नहीं होने वाली। राइट नाउ दिस इज द बिगिनिंग, बट द बिगिनिंग of something new which is going to come up as an alternative to dollar. So will And you dollar support it? ये चीज pardon? को स्विफ्ट से बाहर निकलेंगे, स्विफ्ट से बाहर निकलने हाँ, अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा. Will European Union support this or will they go with America? अल्टीमेटली मैडम हर देश को अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्यारा होता है। अदरवाइज ये यूक्रेन का इतना जो रायता फैला हुआ है, जब जहाँ पे ईयू वाले इतने उछल रहे हैं, अमेरिका यूके इतने बड़े बड़े फ्रॉग जंप्स ले रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस क्यों इतने कंफ्यूज है? जर्मनी और फ्रांस क्यों नहीं ओपनली उठ के आते, जबकि ईयू का अब मेन बैकबोन तो दो ही बचे, एक फ्रांस दूसरा जर्मनी। राइट नाउ ईयू की राइट नाउ चेयरमैनशिप तो प्रेसिडेंशियल पोस्ट तो फ्रांस के पास है। तो मैक्रोन भाई साहब क्यों नहीं इतना उछल रहे? वो क्यों हर बार पुतिन को समझा नहीं जा रहे? क्यों जर्मनी कभी ये स्टेटमेंट देते नहीं वी आर विद नाटो, देन नेक्स्ट डे उनका बोलते नहीं लेकिन हमें गैस चाहिए। भाई हंगेरी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतना क्यों डेस्परेट था कि अरे वाह 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 वाह, यू हैज डिसाइडेड नॉट टू स्टॉप परचेसिंग गैस फ्रॉम जर्मनी। बराबर, मतलब हर देश को अल्टीमेटली खुद की पड़ी है। एंड सेकेंडली इनको अगर इतना ही नाटो यूएस ऐसा सब कुछ है, तो भैया जैसे मैंने कल कहा था, आप यूक्रेन के पीछे क्यों खड़े हो? जाओ साथ में खड़े रहो, साथ कोई नहीं रहेगा। अच्छा दूसरी चीज, उस ईयू में एक दूसरी कंट्री है टर्की, जिसके दोनों पैर ऐसे दोनों जगह पे फैले हुए हैं। वो नाटो का भी मेंबर है लेकिन उसको रशिया से भी दोस्ती रखनी है। ऊपर से मोदी भाई साहब की वजह से भाई साहब एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे जाके बैठे। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ डॉलर एंड अमेरिकन डोमिनेंस। ये मेरे उस पोस्ट का पूरा मतलब था। So America able to realize and ये जो रायता Even if they realize- यूक्रेन में फैलाया है, is it a counter to save? Even if they even if they realize it now, it's too late. The world order has changed, that's for sure. अगर right now Biden wouldn't have been there and Trump would have been there, तो शायद यही चीज यही गेम राइट नाउ चाइना के खिलाफ चालू होता। लेकिन बाइडेन भाई साहब ने जो रशिया से पंगा लिया है, तो वो हिसाब से अब वो वर्ल्ड ऑर्डर नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, इट गोज ऑन शिफ्टिंग बैलेंसेस। द ओनली थिंग सेंट्रल पोल रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट सेंट्रल पोल प्रीवियसली वाज अमेरिका। और अभी भी मैं जो बोलूंगा वो सुन के आपके श्रोता शायद हंस सकते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू। द सेंट्रल पोल प्रीवियसली वाज अमेरिका, नाउ दैट सेंट्रल पोल इज भारत, एंड दिस इज मोदीज डिप्लोमेसी। और ये हकीकत है। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैज ही डन, खाली फॉरेन में ट्रिप्स करके आए, तो दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। एंड फॉरेन में ट्रिप्स करके आए, क्या वो विदेश घूमने गए थे? आप सिर्फ ऐसे लोगों को एक सवाल पूछिए कि क्यों कोई प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रात को ट्रैवल करता है, दिन में क्यों नहीं? मोदी जी की हर टूर की एक खासियत है, रात को ट्रैवल करेंगे, उसमें भी प्लेन में बैठ के ही नींद लेंगे और अपना काम भी करेंगे। और वो होने के बाद सवेरे जैसे प्लेन लैंड होती है, पहली मीटिंग ब्रेकफास्ट मीटिंग से काम चालू होता है। एक दिन में एक देश का दौरा निकाल के रात को प्लेन पकड़ के दूसरा। इफ यू सी द नंबर ऑफ फॉरेन टूर्स ऑफ पीएम मोदी एंड सो कॉल्ड एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह जी, अगर आप डिफरेंस देखेंगे, the number of trips of Modi ji are more, but the duration is less than Manmohan, and as well as in less number of days. In less number of days, he has covered more countries. लेकिन वो क्यों किया है? वो पहले 3 साल लोगों को पता ही नहीं लगा। 14, 15, 16 ये 3 साल लोगों का सिर्फ ये अंदाजा लगाने में गया और बोलते ना मौकरी करने में गया कि हाँ भैया ने कभी विदेश देखा ही नहीं है, कोई उनको वीजा ही नहीं देता था, तो
फिर अभी अपना मन भर के विदेश देख रहे हैं, ठीक है भाई, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन उस बंदे ने जो काम करके रखा है, उन्होंने जो रिलेशन बना के रखे, मेक्सिको के दौरे पे जब वो गए थे, तब मेक्सिको का प्रेसिडेंट खुद उनकी गाड़ी ड्राइव करने बैठा था। अब इससे ज्यादा रिलेशनशिप या इससे ज्यादा दबदबे की क्या बात करें? दिस ऑनर हैज नॉट बीन गिवन बाय मेक्सिको इवन टू अ यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने अपने ड्राइवर को छोड़ के वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे और मोदी जी साथ में। अगर सपोज सऊदी सऊदी के क्राउन प्रिंस वो अगर सपोज मोदी जी को अपना दोस्त बोलते हैं, तो इसके पहले कांग्रेस ने यहाँ पे इतना अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया था ताकि गल्फ कंट्रीज के मुस्लिम नाराज न हो। ओके, तब क्यों इन गल्फ कंट्रीज ने भारत को दोस्त माना था? तब क्यों कश्मीर इशू पे ओपेक नहीं, ओआईसी में ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे? इजराइल के साथ अपनी दोस्ती नहीं थी, वो दोस्ती मोदी जी ने बढ़ाई। और ऐसे बंदे हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाई, लेकिन यूएई और सऊदी के साथ भी उतनी ही बढ़ाई, इतना दोनों के साथ बढ़ाई कि अल्टीमेटली वो दोनों को साथ लेकर आए, जो समथिंग विच वाज अनइमेजिनेबल। सो ट्रम्प, मोदी जी, दे हैड चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली। अब ट्रम्प तो नहीं है, तो बट नेचुरल सेंट्रल पोल अब मोदी जी के पास है। अब यूक्रेन का मैटर हो तो भारत हो, रशिया हो, सबको भारत के पास क्यों आना पड़ता है? क्यों यूक्रेन का प्रेसिडेंट, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्यों यूक्रेन का प्रेसिडेंट ये बोलता है कि पीएम मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन कन्विंस पुतिन टू स्टॉप द वॉर। 9 मिनट के लिए इमरान खान को पाकिस्तान से बुला के लिए पुतिन ने फॉर अ पर्सनल मीटिंग, लेकिन उनके जाने के बाद रात को जब उन्होंने मोदी जी को फोन किया था, तब वो कॉन्वर्सेशन चला था 26 मिनट 9 सेकेंड। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 9 मिनट और फोन पे भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने के लिए 26 मिनट 9 सेकेंड। भैया इधर ही समझ जाना कि किसकी क्या लायकात है और क्यों है। क्यों मैक्रोन 10 बार मोदी जी को फोन करते हैं? क्यों जर्मनी के साथ बात करनी पड़ती है? क्यों? सो ये जो चीजें हैं, अल्टीमेटली इट्स अ वेरी बिग गेम। एंड इनफैक्ट अमेरिका हैज, जैसे आपने बोला था, बिल्कुल सही बोला, उन्होंने खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है। कुल्हाड़ी भी पैर पे नहीं है, अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो बहुत जनरेशन शायद देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन अब वो शुरू हुआ है। दैट इज द फॉल ऑफ यूएस डॉलर। दिस इज द बॉटम लाइन। It was absolutely, means I don't have words to explain what I am actually feeling. आपने इतना सरल तरीके से इतने प्यार से समझाया है, एंड मतलब इट्स क्रिस्टल क्लियर। एंड लाइक अभी मैं मेरे श्रोता भी कल से मेरे को जैसे परेशान कर रहे थे कि कंटिन्यू करिए। आई थिंक दे आर गोइंग टू वेट एंड वॉच। दे विल ऑल्सो बी रीडिंग अप and they will watch कि भाई क्या कब हो रहा है, when is it going to ultimately fructify। बेसिकली मेरी सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि जो अभी अपना जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, अपनी जो बातें हुई है, उसपे भी ब्लाइंड बिलीफ ना रखे, खुद अपनी स्टडी करे, खुद रीड करे। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम लोग जो रीड करते हैं, हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड मालूम नहीं होता। तो हमारा काम होता है यहाँ पे बैकग्राउंड समझाना। न्यूज आते हैं, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो क्यों हो रहा है उसको एनालाइज करके देने का काम जितना हो सके उतना हमने किया है। अब उसके आगे श्रोताओं ने भी अपना खुद का मतलब अंडरस्टैंडिंग रखे, वो किसी चीज को फिक्शन बोल के इग्नोर न करे, बिकॉज मेनी टाइम्स जिसे हम लोग फिक्शन बोलते हैं ना, वही हकीकत होती है। द ओनली थिंग हम उससे अपना मतलब बोलते हैं ना, खुद हम लोग उससे दूर भागते। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज हैपनिंग एंड देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट फिक्शन। बस बात यही होती है और कुछ नहीं। आपसे एक प्रॉमिस लेने वाली हूँ, एटलीस्ट वीक में एक दिन मुझे नेक्स्ट ब्रेक्सिट उस पे भी आई थिंक इवन माय व्यूअर्स विल लव टू हियर यू स्पीक ऑन ब्रेक्सिट, एक्सप्लेन व्हाट ब्रेक्सिट इज, व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, व्हाई डिड यूके वॉक आउट। वी ऑल नो द मतलब बेसिक्स वी नो, बट डेप्थ में वी डोंट नो। सो चलेगा, नो प्रॉब्लम। They try to keep it as early as possible. No problem. Thank you so much, Thank you. मतलब मैं जैसे बोली हूँ, I have my principal, ex-principal. She said I am waiting. My son, he said I am waiting.
and बहुत बड़ा ऑनर है। I have got a tremendous response. तो मैं आज सब लोगों को बोलूंगी, आज शायद आप लोगों का नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं अभी आज कितना भी टाइम लगे मैं अपलोड कर ही दूंगी इसको। थोड़ा सा No problem. थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल अपलोड Right. इट। थैंक यू। No problem. शिवरात्रि। Thank एंड you. अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल से सब्सक्राइबिंग भी देख रही हूँ मैं कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जाएंगे। And at the end of the day, this is a channel for people like us. And if anyone is interested in coming and talking, so please contact me Correct. on YouTube directly, or you can also find me out on Twitter. Mera ID @DetheAsia hai. You can send me a message over there. You can tag me and you can send me a message. Everyone is welcome to come and speak. This is your channel, and I just want people to know, nothing else. Namaskar. Thank you. Thank you.